चलो आज हम विद्युतीय विभव बताते हैं कुचालक ठोस गोले के अंदर किसी बिंदु पर। कोई हालांकि कल हम आवेशित गोले के अंदर, बाहर और पृष्ठ पर विद्युतीय विभव निकाल चुके थे। बाहर जो था विद्युतीय विभव जो आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू डिवाइडेड बाय, और गोले के पृष्ठ पर यानी गोले के आउटर सरफेस पर जो विद्युतीय विभव था ये 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू डिवाइडेड बाय कैपिटल आर था। ये कैपिटल आर रेडियस ऑफ द स्फीयर था, यानी आवेशित गोले की त्रिज्या थी। और जब किसी अंदर के पॉइंट पर विद्युतीय विभव, मतलब गोले के अंदर किसी पॉइंट पर विद्युतीय विभव की बात आया था, तो ये भी कांस्टेंट हुआ था, जो इस कांस्टेंट का वैल्यू भी पृष्ठ के विभव के बराबर था 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू डिवाइडेड बाय। मतलब विद्युतीय विभव जितना पृष्ठ पर होता है उतने पृष्ठ के अंदर भी होता है। लेकिन किस केस में? तो खोखले गोले के केस में और सुचालक ठोस गोले के केस में। लेकिन कुचालक ठोस गोला का मामला थोड़ा सा अलग होता है, क्योंकि कुचालक ठोस गोले के अंदर जो विद्युतीय, बाहर और पृष्ठ पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता है वो हर केस में सेम होता, लेकिन कुचालक ठोस गोले के अंदर विद्युतीय क्षेत्र की जो तीव्रता है उस तीव्रता का वैल्यू बदल जाता है, जिसके वजह से इन्फिनाइट से किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाओगे तो इन्फिनाइट से पृष्ठ तक लाने में सेम विभव होता है। मतलब पृष्ठ तक लाने में विद्युतीय विभव इतना तो होगा ही, लेकिन जब पृष्ठ के अंदर जाते हैं तो इसके वर्क का जो रेट है वो अलग तरीके से होता है, जिसकी वजह से कि इसके अंदर का वर्क डन अलग से ऐड करना पड़ेगा, तब जाके इसके अंदर किसी पॉइंट पर विद्युतीय विभव का मान आ पाता है। तो चलो हम नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के इनसाइड, क्वेश्चन जिसको लिखना होगा लिख लेंगे, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के इनसाइड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करने जा रहे हैं। यानी कुचालक ठोस गोले के अंदर विद्युतीय विभव निकालने की बात करेंगे इस वीडियो में। तो हम मानते हैं कि ये कोई कुचालक ठोस गोला है, इसका केंद्र O है और इसकी त्रिज्या कैपिटल R है और इस पर उपस्थित आवेश Q। कोई यूनिट चार्ज है, इसको इन्फिनाइट से ला रहे हैं, तो इन्फिनाइट से ले आ रहे हैं और इस गोले के अंदर किसी पॉइंट तक अगर लाते हो, जैसे मान लो इस पॉइंट तक लाते हो, तो इस पॉइंट तक लाने में कितना काम करना पड़ेगा? तो यहाँ से यहाँ तक का कुछ न कुछ डिस्टेंस रहा होगा, जिस डिस्टेंस को कुछ न कुछ मानना पड़ेगा, तो हम मान लेते हैं यार। तो देखो फार्मूला तो वही लगेगा, E इक्वल टू कितना होता था -dV/dr। ये एक रिलेशन था इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच का। तो यहीं से dV इक्वल टू लिखेंगे तो ये -E × dr। देखो E dr होता तो -dV, तो -dV इक्वल टू E dr, हम सीधा dV लिखना चाहेंगे तो -E dr हो गया। चलो ये dV यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। अब इसको हम लोग इंटीग्रेटिंग बोथ साइड एंड टेकिंग प्रॉपर लिमिट करते हैं। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड एंड टेकिंग प्रॉपर लिमिट, यानी दोनों ओर हम समाकलित करके इसका उचित लिमिट लेने का काम करते हैं। तो ये dV का इंटीग्रेशन, चलो इस साइड dV का इंटीग्रेशन, और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के इंटीग्रेशन में देखो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनाइट से इस P पॉइंट तक आने में एक जैसा है क्या? एक जैसा है नहीं। तो ये जो है E आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू कुछ और है, तो E आउटसाइड लिख दो, आउटसाइड इंटू dr और प्लस E इनसाइड इंटू dr। तो देखो हम क्या करते हैं, ये इंटीग्रेटिंग तो हम किए हैं, यानी इंटीग्रेशन तो किए हैं, लेकिन आउट इन्फिनाइट से स्फीयर के आउटसाइड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू अलग लेंगे और इसके स्फीयर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू अलग लेंगे। चूँकि दूसरे केस में ये 0 होता था, लेकिन इस केस में इसका कुछ अलग वैल्यू होता है। अच्छा माइनस जो था तो इसमें भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसमें भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, या तो माइनस कॉमन लेके बाहर ही रख लो, यानी तो माइनस ही दोनों में अलग अलग मल्टीप्लाई कर ही दो।
एक स्टेप हम बाहर ही रख लेते हैं, नहीं तो लगेगा कि हम अलग से ये कर दिए। अच्छा, इसमें लिमिट कहाँ से कहाँ तक आएगा? तो आउटसाइड जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा तो इन्फिनाइट से सरफेस तक ले आ सकते हैं। तो इन्फिनाइट से सरफेस ऑफ द स्फीयर तक लाने में, सरफेस ऑफ स्फीयर तक लाने में एक जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। लेकिन सरफेस से इसके अंदर, मतलब ये कैपिटल आर से स्मॉल आर तक लाने में ये अलग तरीके का रेट करना पड़ेगा, मतलब अलग तरीके का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो देखो आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता कितना था? तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड जो होता था ये 1/4 पाइप नोट क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। लेकिन इनसाइड द स्फीयर, यानी नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आया था ये कुछ इस तरीके से आया था, 1/4 पाइप नोट क्यू आर डिवाइडेड बाय आर क्यू, कुछ इस तरीके से आया था। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे इनसाइड गया था तो ये स्मॉल आर का वैल्यू कैपिटल आर से कम हो जाता, बाहर जो होता है ये स्मॉल आर का वैल्यू कैपिटल आर से ज़्यादा होगा, क्योंकि पॉइंट पी और ओरिजिन के बीच का डिस्टेंस स्मॉल आर हमेशा होता। तो देखो डी भी का इंटीग्रेशन सीधा भी हो जाएगा। अब माइनस अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें भी माइनस और इसमें भी माइनस, चलो माइनस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो झूठ मूठ का ब्रैकेट कितना ढोते रहोगे। तो ये माइनस मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस इन्फिनिटी टू कैपिटल आर, और क्या होगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नोट क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इंटू डी आर, ये इन्फिनिटी टू कैपिटल आर। और माइनस जैसे अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो पुनः प्लस इंटू माइनस माइनस, और इनसाइड कितना होगा तो 1/4 पाई इप्सिलॉन नोट 1/4 पाई इप्सिलॉन नोट क्यू आर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर क्यू इंटू डी आर। ये कितना होगा तो कैपिटल आर टू स्मॉल आर, कैपिटल आर टू स्मॉल आर। देखो ये कहाँ से आया, इन्फिनाइट टू कैपिटल आर आउटसाइड, लेकिन इनसाइड जब इन करेंगे तो ये कैपिटल मतलब सरफेस से इसके अंदर मतलब कैपिटल आर टू स्मॉल आर जा रहे हैं। अब इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे, जो आने का होगा आएगा। देखो इसमें जो कांस्टेंट टर्म है इसका इंटीग्रेशन तो होगा नहीं, तो q डिवाइडेड बाई 4 पाई इप्सिलॉन नोट ये बाहर आ जाएगा, बचेगा dr बाई आर का इंटीग्रेशन, dr बाई आर स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है हम कल भी चर्चा किए थे, ये q। अच्छा देखो यहाँ कैपिटल आर जो है ये फिक्स है, चूँकि ये रेडियस ऑफ द स्फीयर है, यानी गोले की त्रिज्या है जो कि फिक्स वैल्यू होगा। तो q डिवाइडेड बाई 4 पाई इप्सिलॉन नोट और कैपिटल आर क्यू, ये सब जो भी फिक्स वैल्यू है बाहर निकाल लिए। यहाँ क्या बचेगा r और dr, ये कैपिटल R से स्मॉल r के बीच का इंटीग्रेशन होगा। देखो भली भांति अगर इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर देखना चाहो तो भी ये माइनस q डिवाइडेड बाई 4 पाई इप्सिलॉन नोट, और ये dr बाई आर स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होगा ये -1/r, और ये होगा इन्फिनिटी टू कैपिटल R। देखो dr बाई आर स्क्वायर का जो, चूँकि इसको r पर पावर ऊपर ले जाएंगे तो r पावर -2 आएगा, r पावर -2 और dr का जो इंटीग्रेशन होगा ये -1/r आएगा, और ये माइनस q डिवाइडेड बाई 4 पाई इप्सिलॉन नोट आर क्यू। और देखो गौर से यहाँ r dr का जो इंटीग्रेशन होगा, r पावर नहीं कुछ है तो 1 है, तो मतलब एक पावर और एक जोड़ देंगे तो r पावर 2 डिवाइडेड बाई 2 आएगा, और ये कितना से कैपिटल R टू स्मॉल r, कैपिटल R टू स्मॉल r। देखो माइनस को जैसे ही बाहर निकालोगे तो माइनस गुना माइनस प्लस, तो q डिवाइडेड बाई 4 पाई इप्सिलॉन नोट, और ये 1/r, ये इन्फिनिटी टू कैपिटल R, ये देखो 2 भी बाहर निकाल लो तो q डिवाइडेड बाई 8 पाई, देखो 4 पाई था और 2 बाहर आ जाएगा तो 8 पाई इप्सिलॉन नोट आर क्यू, ये आर स्क्वायर, ये अपर लिमिट और ये लोअर लिमिट, इस तरीके से लिख दिए। अब देखो जो इंटीग्रेट हो के आता है उसके जगह एक बार अपर लिमिट लिखा जाता है, स्मॉल आर की जगह एक बार अपर लिमिट, और फिर स्मॉल आर की जगह एक बार लोअर लिमिट, माइनस q 8 पाई इप्सिलॉन नोट कैपिटल R का q, यहाँ भी अपर लिमिट तो स्मॉल आर का स्क्वायर माइनस कैपिटल R का स्क्वायर, R के जगह अपर लिमिट, फिर R के जगह माइनस करके R के जगह लोअर लिमिट। तो ये, तो चलो इसको अगर भली भांति हम सॉल्व करें तो q डिवाइडेड बाई 4 पाई इप्सिलॉन नोट इंटू R,
1 बाई इन्फिनिटी तो 0 हो जाएगा, माइनस देखो इसको अगर मल्टीप्लाई करते हो तो q डिवाइडेड बाय क्यू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू, 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू। तो देखो माइनस गुना माइनस तो प्लस, तो ये क्यू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू। तो देखो ये कितना, तो क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, ये माइनस देखो आर क्यू से आर क्यू और आर स्क्वायर, तो केवल एक आर नीचे बचेगा, तो उस एक आर को हम उठा करके आगे लिखने का काम करते हैं। क्यू डिवाइडेड बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर और ये माइनस क्यू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू। इसमें देखो कुछ टर्म कॉमन आ जाएगा, अगर हम कॉमन लें तो क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर ये कॉमन आ जाएगा। तो ये जैसे ही कॉमन आएगा तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 + 1/2 माइनस आर स्क्वायर बाय 2r स्क्वायर। देखो किसी को अगर कष्ट हो कि ये कैसे कॉमन ले लिए, तो देखो इतना गुना 1 करना, देखो ये टर्म आ जाएगा, इतना गुना 1/2 करना, देखो ना ये टर्म आ जाएगा, इतना गुना इतना करना, ये टर्म आ जाएगा। तो देखो ये कितना बचेगा, q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर सीधा r, तो ये आ जाएगा 3/2। अच्छा देखो यहाँ भी 3/2 अब माइनस आर स्क्वायर 2r स्क्वायर। तो यहाँ भी अगर एलसीएम लोगे तो सही से रीअरेंज करके अगर लिखते हो तो इसको हम रीअरेंज करके इस साइड लिख लेते हैं मिटा के। देखो इसको रीअरेंज करके इसी वैल्यू को अगर हम रीअरेंज करके लिखेंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो आएगा ये q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर था। सही से अगर एलसीएम लेंगे तो ये 2/2r स्क्वायर, तो सीधा 2r स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा। देखो यहाँ आ जाएगा 3r स्क्वायर और ये माइनस आर स्क्वायर और 2r स्क्वायर को पुनः बाहर निकालो तो q डिवाइडेड बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू और ये बच जाएगा, ये 2r स्क्वायर हम बाहर निकाल लिए। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ये इनसाइड द स्फीयर, ये 3r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, इस तरीके से कुछ बच जाएगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है कहाँ, तो नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के इनसाइड। अब थोड़ा सा अगर इसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा चौड़ा आया, अगर हम चेक करना चाहें कि क्या ये मेरा इक्वेशन सही आया या नहीं आया, तो देखो हम चेक कर सकते हैं। देखो ये सॉलिड स्फीयर का ये एक सेंटर था और इसके इनसाइड एक पॉइंट P था। तो इस सेंटर और पॉइंट P के बीच का डिस्टेंस r है और इसका रेडियस कैपिटल R था। स्मॉल r को जैसे कैपिटल R के बराबर करोगे, इस P पॉइंट को स्मॉल r का वैल्यू बढ़ाते कैपिटल R के बराबर करोगे तो ये सरफेस पे चला जाएगा। सरफेस पे चला जाएगा तो सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता था, अगर उस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बराबर वैल्यू आ गया तो ये सही होगा, नहीं आया तो क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो हम जब r = r करते हैं तो v का वैल्यू तुम चेक कर लो कितना आता है, तो 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू और ये 3r स्क्वायर में से एक r स्क्वायर चला जाएगा तो 2r स्क्वायर, तो ये आ जाएगा q डिवाइडेड बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू, ये 2r स्क्वायर। तो देखो 4 दूना 8, तो एक r केवल बच जाएगा, तो q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। देखो कहीं ना कहीं सरफेस के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बराबर आ गया, तो ये कहीं ना कहीं सही है, क्योंकि सरफेस के स्फीयर मतलब स्फीयर के सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था, यानी गोले के पृष्ठ पर जो विद्युतीय विभव था इतना ही होता था। तो हमने चेक कर लिया कि ये वैल्यू सही है, तो चलो सही है। आउटसाइड कितना होता था वो आपको पता ही है। तो चलो हम हर एक केस में आउटसाइड, ऑन द सरफेस और इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी बता दिए हैं और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का भी कैलकुलेशन कर दिए हैं। अब हम इसको थोड़ा सा देख लें, एक ग्राफ वगैरह कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और डिस्टेंस के बीच का ग्राफ कैसे खींचा जाता, या कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और डिस्टेंस के बीच अगर ग्राफ दे दिया जाए। ऐसे हम बता दें, ग्राफ 11th के क्लास में हम लोग बताते हैं, जो कि फंडामेंटल ग्राफ है, और वही ग्राफ का कॉन्सेप्ट हर चैप्टर में रिपीट होता चला जाता।
तो ग्राफ कहीं भी दो वेरिएबल के बीच खींचा जा सकता है, फिजिक्स में किसी भी दो वेरिएबल के बीच। तो यहाँ भी हम दो वेरिएबल के बीच ग्राफ खींचेंगे। ऐसे मैथ्स में जो आप लोग प्राय अंडर 10 जो ग्राफ खींचे होंगे वो दो वेरिएबल एक्स और वाई के बीच ग्राफ खींचते हैं। लेकिन यहाँ दो फिजिकल क्वांटिटी आएगा, जैसे कि फोर्स और डिस्टेंस के बीच का ग्राफ, या वेलोसिटी और डिस्टेंस के बीच का ग्राफ। तो इस तरीके से हम लोग खींचते चले, या वेलोसिटी टाइम के बीच का ग्राफ, या एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ, या वर्क डन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का ग्राफ, या प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का ग्राफ। इस तरीके से ग्राफ खींचते चले जाते हैं दो किसी भी दो वेरिएबल के बीच। तो हम सबसे पहले स्फीयर के किस किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बता चुके हैं, उसको थोड़ा सा हम चेक कर लें और याद दिला दें, क्योंकि वो इक्वेशन याद होना चाहिए, तभी जा कर के क्या होगा, हमको ग्राफ खींचने में आसानी होगा। देखो ये चार्ज्ड स्फीयर की बात हो रहा, यानी आवेशित गोले की बात हो रही है, ठीक है। तो देखो गोला जब भी है ना, तो गोले के बाहर, तो गोले के बाहर यानी आउटसाइड, आउटसाइड जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात आता है तो हम इसमें कैटेगरी नहीं बांटते, कहीं भी आउटसाइड सेम ही होगा। ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस की भी जब बात आएगी तो यहाँ भी कैटेगरी हम नहीं बांटते, कंडक्टिंग है कि नॉन कंडक्टिंग है, सॉलिड है या होलो है, यानी गोले के पृष्ठ पर, गोले के पृष्ठ पर। लेकिन गोले के अंदर की जब बात आएगी, गोले के अंदर, तब थोड़ा सा हमको पार्ट बांटना पड़ता है कि खोखला है या, ऐसे हम बता दें, खोखले गोले के अंदर, चाहे खोखले गोले हो और सुचालक ठोस गोले, सुचालक ठोस गोले, अंग्रेजी में लिखें तो होलो स्फीयर, हम शॉर्ट में लिख देते हैं होलो स्फीयर प्लस कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर एसएस। तो इस दोनों में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक जैसा होता है। और यहाँ भी सिर्फ एक कुचालक ठोस गोला हम अलग करेंगे, कुचालक ठोस गोला, ठोस गोला, कुचालक ठोस गोला। इसको अंग्रेजी में अगर कहें तो कंडक्टिंग, सॉरी नॉन कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर एसएस। तो देखो ये चाहे खोखला गोला कोई भी हो, चालक हो कुचालक हो, इससे कोई मतलब नहीं है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक जैसा आएगा। कुचालक ठोस गोला हो यानी नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर हो तो इसके अंदर एक जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगा। और बाहर और पृष्ठ पर हम चर्चा ही नहीं करेंगे कि खोखला गोला है या ठोस गोला, यानी या उसमें भी कंडक्टिंग है कि नॉन कंडक्टिंग है, उसका भी हम चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि सारे में एक ही जैसा आता है। इसीलिए यहाँ स्पेशल मतलब डिवाइड नहीं करते कि ये कंडक्टिंग है या नॉन कंडक्टिंग है, या होलो स्फीयर है या सॉलिड स्फीयर है, जो भी हो सब में एक ही जैसा आएगा। तो आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर निकालते थे तो ये 1/4 पाई Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर आता था। ऑन द सरफेस जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते थे तो 1/4 पाई ये Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर आता था, कैपिटल R का स्क्वायर, यहाँ स्मॉल r का। देखो कैपिटल R का स्मॉल r क्या, ये मान लो कोई एक स्फीयर है तो स्फीयर का जो रेडियस होता था ये कैपिटल R होता था, ये ओरिजिन मान लो। इसके बाहर किसी पॉइंट P पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है तो इस पॉइंट P से ओरिजिन के बीच का डिस्टेंस R है। इसी पॉइंट P को सरफेस पे लाएंगे तो स्मॉल r कैपिटल R के बराबर हो जाता। स्मॉल r किसके बराबर होता, कैपिटल R के बराबर। कहाँ, जब सरफेस पे आएंगे। इसी को जब इनसाइड लाते हैं तो स्मॉल r लेस देन R हो जाता है, इनसाइड अगर किसी P पॉइंट पे लाते हैं। और आउटसाइड क्या होता, आउटसाइड जो स्मॉल r होता है वो ग्रेटर देन कैपिटल R होता है। मतलब ये कैपिटल R रेडियस ऑफ द स्फीयर है, और ये कैपिटल R स्मॉल r के जब बराबर होगा तो सरफेस की बात होगा, अंदर जाएगा तो ये R लेस देन कैपिटल R आएगा, बाहर जब जाएगा तो R ग्रेटर देन कैपिटल R आएगा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इन आउटसाइड इतना होगा, ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इतना होगा। और यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम देखेंगे
ये इस दोनों केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होता। ये कैलकुलेशन हम लोग किए हुए हैं। आप लोग को जिन लोगों को इस सब में समस्या हो तो इसका हम वीडियो इसी डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, लिंक देख लेना अपना पिछला वीडियो। ये कुचालक ठोस गोला जो है, इसके अंदर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ये इतना होता था, तो 1/4πε0 QR डिवाइडेड बाय RQ, ये इतना होता था। लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड सरफेस और इनर पॉइंट पे जब निकाल ही लिए तो हम इसी सब पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी हम लिख देते हैं। तो V इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाय स्मॉल r, और यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा, सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता था ये 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाय कैपिटल R। और ये यहाँ भी चूँकि कुचालक ठोस गोले के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 था, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट था यानी नियत था, और इसका वैल्यू कितना था, तो ये वही 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाय R, यानी जितना कि सरफेस पे होता था उतने इसके अंदर भी होता था। लेकिन ये कांस्टेंट यानी फिक्स वैल्यू था, मतलब गोले के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फिक्स है। सिर्फ एक कंडीशन अलग है, जहाँ कुचालक ठोस गोला हो उसके अंदर पार्ट पे अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम निकाले थे तो अभी तुरंत इसका वैल्यू आया था जो हम कैलकुलेट करके लिखे थे। इसका वैल्यू हम थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं। देखो ये कितना आया था, Q डिवाइडेड बाय 8πε0 RQ, और ये 3r² माइनस r², ऐसा कुछ आया था। सॉरी, ये कैपिटल R² ऐसा आया था, 3r² माइनस स्मॉल r², ऐसा आया था। देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड द नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर अभी तुरंत बताए हैं, जो कि यहाँ हमको लिखना था, इसको हम अलग लिख दिए। तो देखो बाहर हर एक पॉइंट पे एक जैसा, सरफेस पे भी एक जैसा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे बाहर एक जैसा। अच्छा, दोनों में अंतर क्या, कुछ नहीं। यहाँ देखो डिस्टेंस के स्क्वायर से डिवाइड है, यहाँ सिर्फ डिस्टेंस से डिवाइड है। यहाँ भी रेडियस के स्क्वायर से डिवाइड है, यहाँ सिर्फ रेडियस से डिवाइड है। बस इतना का ही अंतर है। बाद बाकी इस दोनों केस में भी हम याद दिला के लिखते चले जाएंगे। तो इस तरीके से बता देने पे सारा कंडीशन क्लियर हो गया। अब हम इसका ग्राफ खींचते हैं। देखो एक ही नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है, उसके इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी अलग हो गया और उसके अंदर जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी अलग हो गया। बाद बाकी तीन केस में यानी सभी केस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक जैसा। जैसे हम मानते हैं कि होलो स्फीयर का केस हो या कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर का केस हो, कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर का केस हो। देखो HS मतलब होलो स्फीयर, कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, इस सब केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक जैसा आता था। तो देखो एक जैसा आता था, तो यहाँ हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल के बीच का ग्राफ खींचना चाहेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल के बीच का ग्राफ खींचना चाहेंगे। तो देखो हमको सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड किस किस पॉइंट पे कितना कितना था ये ध्यान में रखना पड़ेगा, और उसका डिस्टेंस के बीच क्या रिलेशन था। तो अभी हम थोड़ा देर पहले ही अभी स्केच करके हम बताए थे कि आउटसाइड कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, इनसाइड कितना है। देखो हम यहाँ जो दो वेरिएबल खींचे हैं, ये x एक्सिस और ये एक y एक्सिस। तो मैथ में x एक्सिस और y एक्सिस लेते थे, लेकिन फिजिक्स में हम इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ दिखा रहे हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड हम ऊपर ही दिखाते हैं और डिस्टेंस हम नीचे दिखा रहे हैं। ठीक है, तो देखो आउटसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आया था ये 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाय स्मॉल r का स्क्वायर था, और ये आउटसाइड था। ऑन द सरफेस की अगर बात करोगे, ऑन द सरफेस, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना था, तो 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाय कैपिटल R का स्क्वायर। और इनसाइड की अगर बात करोगे तो ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस तीनों केस में, यानी होलो स्फीयर के केस में और कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के केस में, ये 0 ही था। इनसाइड सरफेस पे इतना था। अच्छा देखो ये स्मॉल r और कैपिटल R का लफड़ा क्या, तो ये अगर स्फीयर है तो स्फीयर का रेडियस कैपिटल R हुआ करता था, और ये जो स्मॉल r है ये पॉइंट P और इसके ओरिजिन, रेडियस के ओरिजिन के बीच का डिस्टेंस है स्मॉल r।
स्मॉल ये पॉइंट पी जैसे अंदर जाएगा तो ये कैपिटल आर से कम होता चला जाएगा। मतलब इस स्मॉल आर जो है इसको हम वेरिएबल मानेंगे और ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेरी करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच का हम लोग ग्राफ खींचने का कोशिश कर रहे हैं। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ डिस्टेंस 0 होगा, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ डिस्टेंस हम मानते हैं, ये देखो स्मॉल आर जैसे ही कैपिटल आर के बड़ा होगा तो ये आउटसाइड द स्फीयर चला जाएगा। तो ये कैपिटल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ जो होगा ये आर इक्वल टू कैपिटल आर होगा। आर इक्वल टू कैपिटल आर होगा मतलब सरफेस पे हो जाएगा ये पॉइंट पी। और जैसे ही अंदर घुसेंगे तो ये आर का वैल्यू क्या होगा, कम हो जाएगा कैपिटल आर से। तो ये जो होगा आर लेस देन कैपिटल आर होगा इसके अंदर, इसके बाहर ग्रेटर देन होगा। तो देखो हम इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर अगर देखें तो कितना होगा। जैसे मान लो ये यहाँ हम स्फीयर भी ड्रॉ कर लेते हैं आपके सुविधा के लिए, देख लो ये तो स्फीयर ये ओरिजिन अगर मान लेते हो तो देखो इसके इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, स्फीयर के इनसाइड 0 है। स्फीयर के बाहर कितना होता तो वो हम देख लेंगे। स्फीयर के इनसाइड जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इसका मतलब या ओरिजिन से जब तुम चलोगे तो ओरिजिन से यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, किसी भी पॉइंट पे आ जाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ही होना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ही होना, लेकिन सरफेस पे जब जाओगे तब कितना, तो हम मान लेते हैं सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ये इतना है। तो देखो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो वैल्यू है यही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये Q डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर है, ये हम मानते हैं। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है इतना। लेकिन अब इसके बाद जैसे ही स्फीयर के बाहर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो वैल्यू है वो घटेगा। क्यों? क्योंकि रेडियस यहाँ आर होता था और यहाँ आर जो है जैसे बाहर जाएंगे तो स्मॉल आर का वैल्यू ग्रेटर देन कैपिटल आर होगा। और जैसे ही ग्रेटर देन कैपिटल आर होगा तो देखो ये वैल्यू आर का वैल्यू इस आर से बढ़ता चला जाएगा। इस आर से जैसे वैल्यू बढ़ता चला जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड क्या होगा, घटता चला जाएगा। तो इसका जो ग्राफ आएगा कुछ यूँ आएगा इस तरीके से। लेकिन जैसे जैसे ये इन्फिनाइट, देखो ये जैसे जैसे इन्फिनाइट को अगर टच करेगा तो देखो आर का वैल्यू जैसे इन्फिनाइट करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0। मतलब ये जा करके हम लगभग पैरेलल दिखा देते हैं, मानते हैं कि ये जैसे आर इन्फिनाइट पे जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी घट के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब यहाँ ई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर हो गया। और ये आउटर मतलब ये सरफेस पे जो है ये 3 अलग अलग रीजन हम बनाए। एक दो यहाँ आर इक्वल टू जहाँ कैपिटल आर था वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हुआ, मैक्सिमम था। कोई कहेगा सर इसी होलो स्फीयर और कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के केस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और डिस्टेंस का बीच का ग्राफ भी आप खींच दो। देखो हम वो भी खींच देते हैं। तो मान लेते हैं कि ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है और नीचे डिस्टेंस है। तो देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का इक्वेशन हम बारी बारी से यहाँ हम लिख देते हैं। स्फीयर के इनसाइड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना था, तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय R था। अच्छा सरफेस पे कितना था, तो स्फीयर के सरफेस पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इतना ही था। और आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना था स्फीयर के आउटसाइड, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये Q डिवाइडेड बाय स्मॉल r था। तो देखो यहाँ तो हम r वेरिएबल मानते हैं, तो जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तो r का वैल्यू बढ़ता चला जाएगा। तो हम मानते हैं कि इस पॉइंट पर r जो है कैपिटल R के बराबर, मतलब सरफेस पे आ गया। और जैसे ही ये इस पॉइंट से आगे बढ़ोगे तो ये r ग्रेटर देन कैपिटल R आ जाएगा, मतलब सरफेस के बाहर चला जाएगा। तो वही बात, ये r को घटाते जाओगे तो सरफेस पे आएगा और उससे भी कम होगा तो अंदर चला जाएगा। तो अंदर के पॉइंट पे जो r है स्मॉल r का वैल्यू लेस देन रेडियस ऑफ द स्फीयर होगा। स्मॉल r जो है लेस देन, देखो इसी पॉइंट P को जब खिसका के अंदर ले जाएंगे तो यहाँ देखो ये जो स्मॉल r का वैल्यू है वो लेस देन कैपिटल R हो जाता। तो ठीक है, तो अब देखो सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना, तो सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देख लो कितना, तो इसका कुछ ना कुछ वैल्यू रहा होगा। तो ये वैल्यू हम मानते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू है ये वही है। देखो ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू है ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q डिवाइडेड बाय R ही है। ऐसा हमने मान लिया, हो सकता है इससे ऊपर या इससे नीचे भी है, तो हम किसी एक पॉइंट पे मानेंगे। लेकिन
देखो जब अंदर के पॉइंट पे भी रहते हैं ना तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इतना ही है, मतलब अंदर ओरिजिन पे रहो कि यहाँ रहो कि यहाँ रहो कि यहाँ रहो, कहीं भी रहो, सरफेस के अंदर तक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट है, मतलब एक ही जैसा है, डिस्टेंस से इसका कोई मतलब नहीं है। मतलब इनसाइड जो है, देखो यहाँ ना हम सरफेस पे आए, इसके अंदर के पार्ट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ना घट रहा ना बढ़ रहा, सब में एक ही जैसा है। किसी भी स्फीयर के इनसाइड किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक जैसा है। लेकिन सरफेस पे इतना आया, आप सरफेस से जैसे बाहर जाएंगे तो कैपिटल आर से बड़ा वैल्यू हो जाता है स्मॉल आर का। तो जैसे ही आर का वैल्यू बढ़ने लगेगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल घटने लगेगा, तो यहाँ भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होगा, तो इसका वैल्यू पुनः ये घटने लगेगा। लेकिन जब आर इन्फिनाइट हो जाएगा तो पोटेंशियल, देखो यहाँ आर का वैल्यू इन्फिनाइट रखो तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो। तो इस जगह से जैसे आगे बढ़ेंगे तो ये धीरे धीरे क्या होगा, घटता चला जाएगा। ये क्या होगा, यहाँ लिख देंगे भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, और यहाँ भी लिख देंगे कांस्टेंट है, अंदर के पार्ट पे कांस्टेंट है और बाहर कितना आया। अच्छा दोनों कहेगा सर यहाँ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर था तो भी इसका कर्व ऐसा ही है, यहाँ सीधा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है तो भी इसका कर्व ऐसा ही है। देखो कर्व का नेचर निश्चित रूप से सेम है, लेकिन इसके स्लोप में अंतर आएगा। इसके स्लोप में क्या आएगा, अंतर आएगा। देखो इसका स्लोप जो है, ये भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर का जो स्लोप है ये धीरे धीरे कम हो रहा, धीरे धीरे क्या हो रहा, कम हो रहा। लेकिन ये देखो थोड़ा सा सडनली फॉल करना, तो मतलब इसका स्लोप थोड़ा सा ज़्यादा है, इसका स्लोप थोड़ा सा कम आएगा, लेकिन आएगा उसी नेचर का, इसी तरीके का आएगा, इसी तरीके का एक जैसा। कितना ये धीरे धीरे, मतलब आर का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाओगे तो भी थोड़ा धीरे धीरे घटता चला जाएगा, मतलब भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर था। लेकिन जहाँ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस है वहाँ थोड़ा सा ये आर थोड़ा सा बढ़ाने पे इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा ज़्यादा बढ़ेगा, ज़्यादा घटेगा। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर का मतलब ये जल्दी से स्लोप नीचे आएगा, और यहाँ जो है ढाल जल्दी से नीचे आएगा, और यहाँ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है तो थोड़ा सा स्लो नीचे आएगा, और कोई बात नहीं। तो यही रहा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ। किस किस केस में, तो होलो स्फीयर के केस में और कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के केस में। लेकिन नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के इनसाइड का जो मामला था वो थोड़ा सा डिफर हो गया था। वहाँ अगर पूछेगा कि वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच का, डिस्टेंस के बीच का ग्राफ खींचो, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस। देखो अब जो हम बता रहे हैं वो नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस के बीच का ग्राफ हम खींचेंगे। अच्छा ठीक है, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के लिए खींचेंगे। तो नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, तो आउटसाइड कहीं भी चेंज नहीं करता है, हर जगह आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इतना ही होगा। सरफेस पे कितना होगा, तो सरफेस पे भी कहीं भी चेंज नहीं करता है, चाहे वो किसी तरीके का स्फीयर हो, इससे कोई मतलब नहीं है। सरफेस पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इतना ही होगा। लेकिन इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जब निकाले थे तो ये आपको पता होगा कि ये थोड़ा सा डिफर कर गया था। तो चलो हम इलेक्ट्रिक फील्ड और वर्सेस डिस्टेंस के बीच का, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस के बीच का ग्राफ खींचेंगे, जिसके आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इतना होता, सरफेस पे इतना होता, और इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इतना होता। अब देखो फिर से हम एक ग्राफ खींचने का काम करते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस जो है यहाँ हम डिस्टेंस दिखाने का काम करेंगे, और यहाँ जो है हम इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाने का काम करते हैं। ये किसके लिए हम ग्राफ खींच रहे हैं, तो नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर यानी कुचालक ठोस गोले के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच का ग्राफ खींचेंगे। यहाँ ओरिजिन मानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो और डिस्टेंस भी जीरो। देखो स्फीयर है तो स्फीयर का ओरिजिन ओ मान लेते हैं। देखो ये इसका रेडियस जो है ये कैपिटल आर है, ये पॉइंट पी कई बार इनसाइड होगा, सरफेस पे होगा, ये पॉइंट पी कई बार आउटसाइड भी हो जाएगा। देखो जब इनसाइड होता तो आर लेस देन आर होगा, मतलब रेडियस ऑफ द स्फीयर से छोटा होगा। जब आउटसाइड होगा तो आर ग्रेटर देन कैपिटल आर हो जाता। तो देखो हम यहाँ एक ओरिजिन ले लेते हैं, मानते हैं कि यहाँ आर इक्वल टू आर है, मतलब ये सरफेस की बात कर रहा है, और ये आउटसाइड की बात कर रहा था। यहाँ आर ग्रेटर देन कैपिटल आर हो जाएगा, जो आउटसाइड द स्फीयर का रीजन बता रहा है, और ये इनसाइड द रीजन
इनसाइड द स्फीयर आर लेस देन आर है, मतलब रेडियस ऑफ द स्फीयर से इस स्मॉल आर का वैल्यू कम है, मतलब कि ये इनसाइड द स्फीयर की बात हो रहा है। तो देखो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला क्या है, ये सब वैल्यू जो है फिक्स वैल्यू है, ठीक। ये स्मॉल आर, ये पॉइंट पी को जैसे ओरिजिन पे ले जाएंगे तो ओरिजिन पे ले जाएंगे तो स्मॉल आर का वैल्यू जीरो हो जाएगा, तो स्मॉल आर का वैल्यू जीरो हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो। लेकिन जैसे जैसे आर का वैल्यू बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बढ़ता जाएगा। लेकिन कब तक बढ़ेगा ये बात ध्यान दो, तो स्मॉल आर जब तक कैपिटल आर के बराबर नहीं हो जाएगा तब तक ये बढ़ता रहेगा। जैसे कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा उसके बाद फिर घटता चला जाएगा। क्यों, देखो ओरिजिन पे, देखो ये पॉइंट पी को जैसे खिसका के ओरिजिन पे लाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो और इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो और डिस्टेंस भी जीरो। लेकिन जैसे जैसे इसको बढ़ाते जाएंगे देखो ये इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा। कब तक, तो जब तक कि सरफेस पर ना चला जाए। देखो ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर। देखो यहाँ स्मॉल आर होता क्या, तो कुछ नहीं, पॉइंट पी और ओरिजिन के बीच का डिस्टेंस होता है। यही पॉइंट पी को खिसका के जब अंदर कर देते तो इनसाइड चला जाता है, इसी को खिसका के जब बाहर कर देते तो सरफेस बाहर कर देते हैं तो सरफेस के बाहर चला जाता, आउटसाइड चला जाता। तो अब देखो, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा, तो देख लो कितना होगा, तो 1, इसका जो वैल्यू है ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। यहाँ देखो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहीं आएगा। लेकिन जब ऐसे ये जैसे ही सरफेस से बाहर जाएगा तो देखो यहाँ स्मॉल आर का जो वैल्यू है वो स्मॉल आर का वैल्यू बढ़ने लग गया कैपिटल आर से। तो जैसे ही स्मॉल आर का वैल्यू कैपिटल आर से बढ़ता चला जाएगा तो ये इसका वैल्यू बढ़ने का मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड घटता चला जाएगा। तो फिर से यहाँ इसका आउटसाइड का ग्राफ पुराने जैसा ही आएगा, मतलब ई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ठीक। तो आउटसाइड सेम आ गया, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर वहाँ जीरो होता था, लेकिन यहाँ जीरो नहीं होता, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच का ग्राफ आया। सेम इसी तरीके से अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और डिस्टेंस का बीच के ग्राफ को अगर हम देखना चाहेंगे ये नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के लिए, तो देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड द स्फीयर जो था, नॉन कंडक्टिंग के इनसाइड जो था, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू, एक्चुअल में ये 8 पाई एप्सिलॉन नॉट था, ये 3r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर ऐसा कुछ आया था। देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड द नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर इतना ही आया था। लेकिन सरफेस पे कितना आया था, तो सरफेस की बात करोगे तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये q डिवाइडेड बाय r इतना ही आएगा। अगर आउटसाइड की अगर बात करोगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये q डिवाइडेड बाय स्मॉल r था। ये आउटसाइड द स्फीयर की बात। तो देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आउटसाइड द स्फीयर सबके लिए सेम है, सरफेस पे भी सबके लिए सेम है, सिर्फ इनसाइड जो था नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के इनसाइड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू डिफर करता है। और स्मॉल r जो होता है हमेशा याद रखना स्फीयर के सेंटर और पॉइंट P के बीच का डिस्टेंस होता है। ये स्फीयर के सेंटर और पॉइंट P के बीच के डिस्टेंस होते हैं। और ये जो रेडियस है ये कैपिटल R है स्फीयर का रेडियस। तो स्मॉल पॉइंट P अंदर आएगा तो इसका वैल्यू बदलेगा, r लेस देन r हो जाएगा। सरफेस पे जब जाएगा तो r इक्वल टू r हो जाएगा। जैसे इसको बढ़ाते बढ़ाते यहाँ आ जाएंगे तो आउटसाइड द स्फीयर हो जाएगा तो r ग्रेटर देन r हो जाएगा। तो देखो हम यहाँ डिस्टेंस यहाँ दिखाएंगे और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ दिखाएंगे। देखो जब इस पॉइंट P को खिसका के अंदर चले जाओगे तो इतना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू यही रहा होगा। अच्छा, पॉइंट P को खिसका के सेंटर ए पे लेके चल जाओ तो स्मॉल r का वैल्यू जीरो है। जैसे स्मॉल r का वैल्यू जीरो होगा तो कितना हो जाएगा, तो स्मॉल r का वैल्यू जीरो करोगे तो स्मॉल r का वैल्यू जीरो तो यहीं होगा। तब इस समय आएगा 2 3, हाँ ये आ जाएगा 3। देखो ये कितना आएगा, जो कुछ भी वैल्यू आएगा ये आएगा 3/8 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा q छूट गया था यहाँ, तो ये q तो रहेगा ही, तो 3q डिवाइडेड बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट
और ये आर, देखो आर स्क्वायर से आर क्यूब कैंसिल होगा तो सिर्फ एक आर बचेगा। तो देखो कहाँ, जहाँ स्मॉल आर का वैल्यू 0 होगा तो स्मॉल आर का वैल्यू यहीं 0 होगा। लेकिन स्मॉल आर का वैल्यू जैसे जैसे हम ये सेंटर से आगे बढ़ते चले जाएंगे तो स्मॉल आर का वैल्यू बढ़ता चला जाएगा। तो स्मॉल आर का वैल्यू बढ़ता चला जाएगा तो ये इस तरीके से इधर भी और इधर भी देखो इस तरीके से पहाड़ जैसा ये ग्राफ बनेगा इसका, आप लोग चेक कर लेना इसको। लेकिन कब तक, तो देख लो जब तक कि आप देखो कब तक ये इस तरीके का ग्राफ बनेगा, तो जब तक कि आप सरफेस पर न चले आओ। हाँ सरफेस पे जैसे मतलब स्मॉल आर वैल्यू देखो यही स्मॉल आर का वैल्यू जैसे कैपिटल आर के बराबर हुआ तो सरफेस पे आ गया। तो सरफेस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू कितना होता तो इतना होता। तो इस पॉइंट को जो हम लिखेंगे इस पॉइंट का वैल्यू इतना और इस पॉइंट का जो वैल्यू होगा वही Q डिवाइडेड बाय 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू आर आएगा। 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू आर ये। लेकिन जैसे इसके आउटसाइड द स्फीयर जाओगे, स्फीयर के आउटसाइड जाओगे तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उसी तरीके से घटता चला जाएगा। तो ये भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर इस तरीके से आ जाएगा। ये भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा आर होगा, क्योंकि देखो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होता चला जाएगा। तो ये पैरेलल दिखा देते हैं कि मतलब ये आर जैसे इन्फिनाइट पे जाएगा, आर जैसे इन्फिनाइट होगा, यहाँ आर का वैल्यू जैसे इन्फिनाइट करोगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये इसी टाइप का ये ग्राफ आया। ये सरफेस की बात कर रहा है, ये सरफेस के इनर पार्ट का बात है और ये सरफेस के आउटर पार्ट का बात। तो चलो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और डिस्टेंस के बीच का ग्राफ था। ये किसके लिए, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के लिए। तो हमको लगता है स्फीयर के हर केस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और डिस्टेंस के बीच का ग्राफ हमने इंडिकेट कर दिया है। इसके बाद भी ग्राफ अगर खींचना हो तो किसी भी दो वेरिएबल के बीच खींच सकते हो। उसमें इक्वेशन लिखो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, उसमें दो वेरिएबल के बीच आसानी से ग्राफ प्लॉट कर दो उसके प्रॉपर्टीज़ के आधार पे। ये कोई बड़ी बात नहीं है। आगे और भी ग्राफ पढ़ेंगे हम लोग, जैसे जैसे देखेंगे। CBSE का जब क्वेश्चन बैंक बनाएंगे तो उसमें ग्राफ से रिलेटेड सवाल कुछ आता है जो हम लोग और देखते चले जाएंगे। तो आज भर इतना ही छोड़ते हैं। अगले वीडियो में हम आगे का टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि कैपेसिटर स्टार्ट करेंगे। और कैपेसिटर से भी बहुत अच्छा सवाल बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है और कंपटीशन के एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। चलिए।